पेशा खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में बदस्तूर दफा 144 नाफिज है, तहम श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों में बंदिशें हटा दी गई हैं। अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। दुकानें और दीगर तिजारती मराकिज भी बंद हैं। तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर हैं। स्कूल्स तो खुले हैं मगर वहां तलबा ही मौजूद नहीं है, सिर्फ स्टाफ की हाजिरी पड़ रही है। मुतवातिर 41वें दिन भी इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है, ताहम निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी जा रही है। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ आज कस्बा पापुर और अवंतीपुरा में भी तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं, तहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखने को मिली। उधर कस्बा शूपिया में भी आज तमाम कारोबारी इदारे बंद रहने से आम जिंदगी काफी मुतासिर रही। रियासत की खुसूसी पोजीशन को खत्म करने के बाद वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला शूपिया में भी कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। इस दौरान जिला शूपिया के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी की जानिब से गश्त किया गया। जिला शूपिया में भी जहां निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी गई, ताहम यहां भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। वहीं अगर कस्बा पुलवामा की बात करें तो यहां भी आज तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। कस्बे में इस दौरान अगरचे निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी गई, ताहम पूरे जिला पुलवामा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम मौजूदगी के सबब आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कस्बा पुलवामा में इस दौरान हसास मकामात पर पुलिस और CRPF की तैनाती बराबर जारी है। उधर जिला पुलवामा में भी इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रहने से आम लोगों के अलावा तलबा को काफी मुश्किलात का सामना है। अनंतनाग जिला में भी मुसलसल बंदिशें रहने की वजह से तमाम कारोबारी और तालीमी इदारे मुतासिर हैं। जिला में आज भी बंदिशें रही, जबकि निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही देखने को मिली। यहां भी मामूल की जिंदगी दरहम बरहम थी। जिला अनंतनाग में आज हालात पुरअमन रहे, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। उधर जिला कुलगाम के तहसील सदर मकामात और सब डिवीजन दमहाल हाजीपुरा में आज भी मुसलसल बंदिशें रहने की वजह से तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि मामूल का ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। अगरचे निजी ट्रांसपोर्ट की आमदरफ्त आज भी सड़कों पर देखने को मिली, ताहम कारोबारी और तालीमी इदारे बंद रहने के बाद जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। जिला में मवासलाती निज़ाम के ठप रहने से और भी मसाइल बढ़ गए हैं। लोगों ने मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट बहाल करने की अपील की है। उधर जिला से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। जिला कुपवाड़ा में करना से लंगेट, लोलाब, हंदवाड़ा, क्रालपुरा तक तमाम बंदिशें हटाई गई हैं, जिसके नतीजे में आज दिन भर जिला के तमाम इलाकों में निजी गाड़ियों की आवाजाही में इजाफा हो गया, जबकि दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे। वहीं जिला के कस्बा जात में दाखिली और खारजी रास्तों पर एहतियात के तौर पर फोर्सेस को तैनात किया गया था, ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से निपटा जा सके। उधर जिला में मुसलसल इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, जबकि लैंडलाइन और एयरटेल के पोस्ट पेड सिम्स में इनकमिंग सर्विस पहले ही बहाल की गई है, लेकिन लोगों का मुतालबा है कि तमाम मोबाइल सर्विस को बहाल किया जाए। ताहम मजमूई तौर पर आज करना से लेकर लंगेट, हंदवाड़ा तक हालात पुरअमन रहे और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग की हिदायत पर NIC कुपवाड़ा में ठेकेदारों और तलबा व तालिबात को इंटरनेट सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए एक खुसूसी इंटरनेट सेंटर कायम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फारूक अहमद बाबा के हमरा इंटरनेट सेंटरों का दौरा किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने इंटरनेट सेंटरों में दस्तियाब ऑपरेटर्स को हिदायत दी कि वो तलबा ठेकेदारों को इंटरनेट इस्तेमाल करने में हर मुमकिन मदद करें। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने DC ऑफिस कुपवाड़ा में ARTO ऑफिस का सेंटर भी खोला, ताकि लोग लाइसेंस और दीगर मामलात को बगैर किसी ताखीर के हासिल कर सकें। वहीं इन इंटरनेट सेंटरों में आज लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते देखे गए। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने तलबा व तालिबात को न्यूज़ 18 के जरिए अपील की कि वो DC ऑफिस में कायम इंटरनेट सहूलियात से इस्तिफादा करें। यही अपील करना चाहूँगा कि जनरल पब्लिक के लिए और स्टूडेंट्स की ही फैसिलिटेशन के लिए इंटरनेट कियोस्क अवेलेबल है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स भी उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ई टेंडर्स आजकल लोगों ने फिल करने हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स भी इन्हीं सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं टेंडर्स फ्लोट करने के लिए।
बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा भी लिया है। हम जब आज लॉग चेक कर रहे थे तो तकरीबन 80 से 90 लोग, कभी किसी दिन 100 लोग भी इन सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाकी लोगों से भी हम यही अपील करना चाहेंगे, ये सिस्टम्स उन्हीं की फैसिलिटेशन के लिए हैं और सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारे ऑफिसर्स और हमारे जो स्टाफ है वो यहाँ स्टेशन रहता है, किसी भी टाइम वो आकर इस सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। देखिए, मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड तौर पे यहाँ पर हमेशा ही फंक्शनल हैं। जैसे एयरटेल की सर्विसेज फुली फंक्शनल है, पोस्टपेड की, इनकमिंग की, तो वो इस फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं उनके अंदर कुछ इंटरनल ग्लिचेस हैं, जैसे मैंने पहले। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने कश्मीर के लोगों से मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की अपील की है। खन्ना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमन ज़ब्त की बरकरारी हुकूमत की तरजीह है। बीजेपी लीडर ने कहा कि अब मोबाइल सर्विस बहाल करने की जरूरत है और इस ताल्लुक से उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से भी गुजारिश की है। जरिए आपके द्वारा जनता को अपील करना चाहता है कि कहता हूं कि अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू करें, अपनी शॉप पे जाएं, शॉप्स खुलती हैं, ट्रांसपोर्ट चल रही है, इसको और तेज़ी से वो इस काम के लिए करें। अगर उनको कोई थ्रेट है, कोई धमकी देता है, कुछ करता है, तो सरकार पूरी तरह उनके साथ है। लॉ एंड ऑर्डर हमने पूरा मेंटेन रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है और किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो जनता का मन है कि 70 साल जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटा और वो उनके विक्टिम्स हैं, उनके साथ सभी इंक्वायरीज करके जो उन्होंने करप्शन की है, पैसा खाया है, लोगों को गुमराह किया है, उसकी भी इंक्वायरी उनके साथ की जाए। तो जनता की ये भी मांग है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो डेफिनेटली वो कल से हम जो जनता ने कहा है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके लिए कल हम गवर्नर साहब को भी मिले थे तो उनके सेंटिमेंट्स हमने कन्वे कर दिए हैं कि अब किस ढंग से करना है, कैसे करना है, टाइम क्या रखना है, वो सरकार फैसला करेगी। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कठुआ में गारमेंट मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पीएमओ के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। बाद में प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल के बीच गवर्नर राज में जितना काम किया गया उतना काम अब तक शायद किसी चुनी हुई सरकार ने नहीं किया हो। उन्होंने इस मौके पर जहां गवर्नर राज की हुसूलियाबियां गिनवाई, वहीं ये भी बताया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत के लोगों को और क्या क्या फायदे होने वाले हैं। कि मैंने कॉलेज का नहीं बल्कि एक मंदिर का उद्घाटन किया है। मित्रों, हमको अनंतनाग, बारामूला, कठुआ, राजौरी और डोडा ये 5 कॉलेज मिले हैं। 2 हमको और मिले हैं, एक कहाँ है जी, हाँ, कुपवाड़ा और हंडवाड़ा, और एक हमको मिला है लेह के लिए, तो हाँ उधमपुर, 8 कॉलेजेस हमको मिले। मैं नहीं समझता देश के किसी भी स्टेट को इतने कॉलेज 1 साल में मिले नहीं। अब ये हमारी बूता है, हमारी काबिलियत है कि हम इनको कामयाब करें। डॉक्टरों की कमी थी, कल ही हमने 800 डॉक्टर का और भर्ती का निर्णय किया है और अब हमारे पास 4500 डॉक्टर्स हो जाएंगे। फैकल्टी की कोई कमी नहीं रहेगी। और ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके, इस वक्त आप दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हो और दिल्ली का ये रवैया है कि जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। अगर आप दिल्ली जाओगे, दबाव बनाओगे, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्रधानमंत्री आपको ना दे सकते हो। मैं यहाँ के नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि ये सुनहरा मौका आपको मिला है। ये यूटी बनने के दौरान में आपने, अगर आपको लगता है कि कुछ खोया है तो उससे ज़्यादा पाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट अपने यहाँ लाएं। एक दिन गडकरी जी ने मुझे कहा कि भाई मुफ्ती जी तो मुझे वो खिलवाते थे, एक सब्जी क्या होती है उसकी, कमल की, नदरू। तो मैंने कहा साहब आप मेरे यहाँ अभी कुक वहीं उन्हीं का है, तो आप आइए, मैं खिलवाऊंगा, लेकिन घर आ जाइए। तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा। मैंने भाई साहब को भी बुला लिया, जितेंद्र सिंह जी को, उनके सेक्रेटरी को बुलाया, हमारे चीफ सेक्रेटरी थे। खाना खाते खाते ये उज का मामला भी तय हो गया, जिसमें 100% सेंटर का पैसा लगेगा।
यहाँ बांध बन जाएगा और आप पाकिस्तान को धमकाने की स्थिति में हो जाओगे कि हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। पहले हम इस हालत में नहीं, ना हम कंडी वाली जगह पे रोक सकते थे, ना उच्च पे रोक सकते थे। हम साल 6 महीने के अंदर इस स्थिति में हो जाएंगे कि बड़ा पानी हम पंजाब को रावी ब्यास के सिस्टम में और उसके आगे सतलुज, उसके राजस्थान और हरियाणा को देने की स्थिति में हो जाएंगे। तो ये जो कंडी तो उसी कहते हैं ना जहाँ पानी होता नहीं है। तो ये अब इट इज नो मोर कंडी। इसमें 25,000, मेरा ख्याल है 25,000 हेक्टर, 25,000 हेक्टर में सिंचाई होगी। तो मैं भी जब यहाँ का नाम आता है कठुआ का, तो मुझे कंडी का समझौता याद आ जाता है। इतना कहना चाहता हूँ कि आपके नहीं, इस पूरे देश की निगाहों में ये जो गवर्नर होता है, इसका मतलब होता है गोल्फ खेलता है, ये शाम को आराम से अपने शौक के काम करता है और जनता के कोई काम नहीं करता है। पूरे देश में ये एक वो बना हुआ है कि गवर्नरशिप माने आराम करने की जगह। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हमने पिछले 1 साल में जितना काम किया है, मैं नहीं जानता कोई चुनी हुई सरकार उतना काम करती। कल ही हमने ये तय किया कि जो यहाँ एक बहुत बड़ा रैकेट हुआ था रोशनी एक्ट के नाम पे, बड़े बड़े लोगों ने जो जमीनें कब्जाई थी, उसकी हमने एसीबी की इंक्वायरी बैठा दी है। उसकी जांच होगी और बड़े से बड़ा आदमी नहीं बचेगा। कल ही हम लोगों ने बड़ा फैसला ये भी किया है कि जम्मू और श्रीनगर में मेडिसिटी होंगे। कुछ एरिया एम्बार्क कर लेंगे, जमीन हमने देख ली है, और वो एरिया एम्बार्क करके जो बेहतरीन हॉस्पिटल हैं देश के, वो लोग तैयार हैं यहाँ पैसा खर्च करने के लिए, उनको हम यहाँ लाएंगे और मेडिसिटी को ऑपरेट कराएंगे। और उसमें ये ख्याल रखेंगे, मैं डुल्लू साहब से कह रहा था कि जब हम उनको जमीन का वो करेंगे लीज वगैरह, उसी वक्त लिखवा लेंगे कि इतना % वीकर सेक्शन होगा, इतना जो दवाइयों, वहां सारी लूट दवाइयों में होती है। जो नीचे जो दवाई की दुकान होती है उसका दाम कुछ और होता है, और बिल में जो दवाई का दाम आता है वो कई गुना होता है। तो वो धांधली नहीं चलने देंगे, उसके पैरामीटर्स तय करके, और मेडिसिटी हम ऑपरेशनल बनाएंगे जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। 10 साल से देश के, ये जम्मू कश्मीर के डीएसपी लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था। जो कई सौ थे, उनमें एक ऐसा था जिस वजह से मुझे ये जल्दी कराना पड़ा। वो एयरपोर्ट पे उसकी ड्यूटी लगी है, 10 गोलियां उसके शरीर में लगी हुई है, टेररिस्ट से लड़ा बहादुरी के साथ, लेकिन 10 साल से उसका प्रमोशन अटका हुआ था, और ऐसे करीब 200 लोगों का प्रमोशन अटका हुआ था। कल हम लोगों ने एक झटके में सबका प्रमोशन कर दिया और आगे के लिए नियम कायदे बना दिए कि ताकि ये सब ना अटके। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका गवर्नर ना गोल्फ खेलता है और ना शाम को ड्रिंक करता, वो आपका काम करता है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान का बंटवारा तारीख की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कठुआ में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि समाज का बड़ा तबका बंटवारे के हक में नहीं था। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2 ममलिकत का नजरिया भी नाकाम साबित हुआ है। कठुआ का ये जितना भी क्षेत्र है, धीरे धीरे एक शिक्षा केंद्र में परिवर्तित हो जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में। And I would rather put it this way that Kathua is virtually turning into education hub. इससे कुछ ही दूर इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसका सेशन 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। वो भी केंद्रीय राशि से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माणाधीन है, जिस प्रकार ये भी सेंट्रल फंडिंग से हुआ है। उसके अतिरिक्त यहाँ दूसरी ओर यूनिवर्सिटी का नया कैंपस है, वो निर्माणाधीन है। नया केंद्रीय विद्यालय बना है। केंद्रीय विद्यालय की नई इमारत पिछले 1 साल पहले निर्माणित होकर के तैयार हुई। हाईवे की ओर चले जाएं तो जम्मू जाते जाते एम्स का काम निर्माणाधीन है। और मुझे ये बात कहते हुए यकायक स्मरण ये हो रहा है कि पिछली बार जब हम यहाँ आए
अरुण जेटली जी के हमरा हम यहां से होते हुए पंजाब गए तो उन्होंने ये बात कही थी कि मेरी ये कल्पना है कि सारा का सारा क्षेत्र विजयपुर से लेकर के कठुआ तक एक एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित हो। आज वो हमारे बीच नहीं, मेरा जो उनके साथ घनिष्ठ संबंध था वो तो सब जानते हैं, परंतु उसके अतिरिक्त वो इस क्षेत्र के दामाद भी थे और मुझे लगता है कि किसी हद तक ये कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि के रूप में भी है। And for me it's also special delight because कठुआ, उधमपुर, डोडा का वो लोकसभा क्षेत्र है शायद वाहिद एक पूरे देश में जहां एक साथ एक नहीं, दो नहीं, 3 मेडिकल कॉलेजेस सैंक्शन किए गए हैं मोदी सरकार ने। एक कठुआ में, दूसरा डोडा में और तीसरा उधमपुर में। हमारा तो ये प्रयास था कि डोडा का भी सेशन साथ साथ ही शुरू हो जाता नीट के परीक्षा से पहले, लेकिन कुछ फैकल्टी का विषय आया। वी इवन रिड्यूस द स्ट्रेंथ फ्रॉम 100 to 50। डॉक्टर गुलेरिया ने बड़ा प्रयास भी किया, लेकिन मापदंड चूंकि पूरे नहीं हो सके इसलिए वो कार्य रह गया। पूरे देश में मुझे लगता है कि जितने मेडिकल कॉलेजेस पिछले 3 वर्षों में सैंक्शन हुए उसमें से एक ही क्षेत्र है लोकसभा का जहां 3 हुए। इसके अतिरिक्त ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज भी हुए, रूसा के अंतर्गत हमारे यहां डिग्री कॉलेजेस दूर दराज पाडर तक हुए। केंद्रीय विद्यालयों की तो कोई संख्या ही नहीं है, स्पोर्ट्स स्टेडियम भी हुए। प्रदेश की ओर से जो डिग्री कॉलेजेस लगभग 50 राज्यपाल शासन में अलॉट हुए और उसमें से लगभग 25 इसी क्षेत्र में हैं। दूर दूर तक हीरानगर के आसपास 2, कास्तीगढ़, डोडा के ऊपर। और ये बातें इसलिए कहने अनिवार्य है कि हम ये भूल जाते हैं और चुनाव के समय हमारे कई मित्र ये कहने मजा लेते हैं कि कुछ नहीं हुआ। क्या है कि सार्वजनिक जीवन में यदि अपनी पीठ यदि स्वयं ना थपथपाई जाए तो राजनीति में आलोचकों की कमी नहीं, प्रशंसकों की कमी होती है। इसलिए मुझे कोई संकोच नहीं कहने में जो मोदी सरकार ने पिछले 5-6 वर्षों में किया, 65 वर्षों में नहीं हुआ। एंड वर्चुअली टर्न्ड आवर एस्पिरेशन ऑफ टर्निंग दिस प्लेस इनटू एन एजुकेशन हब, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। वहीं इस बीच जम्मू में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और 196 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने वजीर-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासत के हेल्थ सेक्टर में नुमाया मुस्बत तब्दीली आने वाली है। 5-2-1 8 मेडिकल कॉलेजेस इसी साल में भारत सरकार ने हमको दिए। 5 में तो अभी पत्थर लग रहे हैं, 2 और हैं, एक उसका है हंडवाड़ा का, एक उधमपुर का और एक अगले हफ्ते डुल्लू साहब चिट्ठी भेज रहे हैं, एक लेह का होगा। तो 8 मेडिकल कॉलेज देश की किसी स्टेट में भी। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का कि देश की किसी स्टेट में भी एक साल में 8 मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिले हैं। कल की मीटिंग में हमने 800 डॉक्टर्स का और इंतजाम किया है, तो अब हमारे पास 4500 डॉक्टर्स हो जाएंगे पूरी स्टेट में। ये जो अखबार वाले तमाम लिखते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इतिहास का पहिया वापस नहीं चलता, वो चल गया, आगे को चलेगा वो। लेकिन एक ऐसा अवसर आया है जम्मू कश्मीर राज्य के पास कि दिल्ली का हर मंत्रालय अपना पिटारा खोले बैठा है। जो जो डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए आप जाइए और लीजिए। मिनिस्ट्री के लगभग 1 दर्जन मिनिस्ट्री। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जीओसी शुमारी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह का कहना है कि पाकिस्तानी सियासतदां पीओके के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें एलओसी के करीब भेज रहे हैं। जीओसी ने खबरदार किया कि अगर एलओसी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अगर पीओके के शहरियों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर होगी। उन्होंने कहा कि एलओसी पर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर फौज के कंट्रोल में है। जीओसी ने राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में
फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से LOC पर मुसलसल दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही हैं, ताहम फौज की चौकसी की वजह से दरअंदाजी की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। पेट्रोल के दूसरी ओर से काफी नेताओं ने इस प्रकार की कोशिश किया है और बयान दिए हैं ताकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नागरिकों को भड़का सकें, उनको दबाव में डालकर उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आकर उसको पार करने के लिए वो संदेश दे सकें। लेकिन मैं आपके द्वारा ये स्पष्ट करना चाहता हूं और उनको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि भारतीय सेना अगर कोई भी हरकत लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक होती है या हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेट करने की कोशिश की जाती है तो इसके लिए उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर कोई भी कैजुअलिटी पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नागरिकों के ऊपर हमारी द्वारा से होती है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी पाकिस्तान और उनकी सेना के ऊपर होगी, क्योंकि उन्होंने उन नागरिकों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भेजने के आदेश दिए होंगे। जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालात का सवाल है, मैं ये बताना चाहता हूं कि सिचुएशन बिल्कुल नियंत्रण में है। हम नियंत्रण रेखा के ऊपर पाकिस्तानी सेना के ऊपर पूरा दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान और उसकी सेना समय समय के ऊपर आतंकवादियों को और घुसपैठियों को तैयार करती रहती है ताकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके हमारे इलाके में आकर दहशत बढ़ा सकें। लेकिन हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत स्पष्ट है। जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रैटेजी के अनुसार एक बहुत ही कारगर मल्टी टियर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड स्थापित किया गया है और यही एक वजह है कि कोई भी पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ की कोशिश को सफल नहीं होने दिया गया है। पाकिस्तान ने पुंछ में LOC पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने सुबह सवेरे बालाकोट और मेंढर सेक्टर में फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी मकानात को निशाना बनाकर मोटार दागे। फौज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। दोपहर तक दोनों जानिब फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। इस बीच मकामी स्कूलों को छुट्टी दे दी गई थी। लोगों में दहशत का माहौल पाया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। जब फायरिंग हुई है, फायरिंग के बीच में हम बॉर्डर पर रहने वाले हैं, बहुत हमारे को दिक्कतें आती हैं, जिससे हम मोदी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि फायर के बारे में कुछ इसे रोकथाम करें। वो स्कूल में बच्चे जाते हैं, बच्चे डरना शुरू हो जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाएंगे, फायरिंग हो जाएगी। इसलिए फायरिंग के बारे में हमें इतनी दिक्कतें हैं कि जिसकी वजह से हम बहुत तंगी में आए हैं। तो पाकिस्तान फायरबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है, उसे हिंदुस्तानी फौज मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को नुकसान भी हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में हलाक हुए अपने 2 जवानों की लाश ले जाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद पाकिस्तान सफेद झंडा बुलंद करने पर मजबूर हो गया। हाजीपुर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई बिला इश्ताल फायरिंग का जवाब सरहद पर तैनात जवानों ने दिया था, जिसके नतीजे में 2 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। बात करेंगे बलिदान दिवस की। पनुन कश्मीर नामी तंजीम की तरफ से जम्मू में बलिदान दिवस मनाया गया। तकरीब पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए इस बात का आज़म किया गया कि कश्मीरी पंडित बाइज्जत वादी वापसी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तकरीब के मौके पर शहीदों की तस्वीरों पर फूल निछावर किए गए। तकरीब पर मुकर्रीन ने कश्मीरी पंडितों के कत्ले आम में मुलविस अफराद की निशानदेही करके इन्हें सजा दिए जाने के अपने मुतालबे का इआदा किया। तकरीब पर कर्नल RSN सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उनके अलावा लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर PT कुंगसन और चेयरमैन एकजुट जम्मू एडवोकेट अंकुर शर्मा ने भी शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। उससे लोगों को ये विस्थापन के बाद कश्मीर का हिंदू समाज इसको बलिदान दिवस के रूप में
मनाता आ रहा है और इस साल का ये बलिदान दिवस एक नए माहौल में हो रहा है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो गया है और महीने भर के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में काम करना शुरू करेगा और धारा 370 के निरस्त होने के बाद और 35A के ख़त्म होने के बाद हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं और उस संदर्भ में आज का बलिदान दिवस होगा। एक नए आशा के दौर में ये बलिदान दिवस हो रहा है और कश्मीरी हिंदू समाज का जाति संहार करके वो एक विस्थापन का जीवन जी रहे थे। तो हमको लग रहा है कि अब इस दौर से हमको, इस गुलामी के दौर से हमको मुक्ति मिलेगी। इस संदर्भ में आज का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हम सब के लिए जो लोग 30 वर्षों से जलावतनी में कश्मीर घाटी के अंदर पूर्व और उत्तर में होमलैंड की मांग करते हैं, पनुन कश्मीर की मांग करते हैं, यानी कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी की मांग करते हैं, उन 7 लाख कश्मीरी निर्वासित कश्मीरी पंडितों के लिए जिन्हें जिहाद, जिन्हें अलगाववाद, आतंकवाद के नाम पर, भारतीय होने के नाम पर निकाल बाहर किया। पूरे देश से बड़े बड़े चिंतक, विचारक, प्रवक्ता लोग आए हैं। हम ये विचार करेंगे कि 370 अनुच्छेद और 35A का हटना जहां एक नेशनल विक्ट्री के रूप में देखा जाता है, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम भी अत्यंत खुश हैं, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी अधूरा है। ये जंग अधूरी है, ये लड़ाई अधूरी है जब तक कि 7 लाख कश्मीरी हिंदू कश्मीर घाटी वापस जा कर के वहाँ एक सेपरेट होमलैंड में बसाए नहीं जाते हैं, तब तक ये अंतिम विजय नहीं कही जाएगी। उस अंतिम विजय तक पहुँचने के लिए पनुन कश्मीर इस जंग को कैसे जारी रखेगा, कैसे देशवासियों का सहयोग, पूरे देश का सहयोग, सरकारों का सहयोग और पूरे देशभक्त समाज का सहयोग जुटा करके इस अंतिम विजय को पाएगा, जो विजय भारत की होगी, जो विजय मानवता प्रेमियों की होगी, ताकि फिर से कोई जिहाद, कोई जेनोसाइड, कोई पाकिस्तान समर्थित लोग फिर से हमको उखाड़ न सके। हम कश्मीर में जा कर के भारत माता की जय, मैं नहीं, मेरा बेटा ही नहीं, उसके बेटों के बेटों के बेटों, आने वाली पीढ़ियों तक कश्मीर सिविलाइजेशन। बाल करते हैं तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे बलिदान दिवस की। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने आज शहीदी दिवस मनाया। इस सिलसिले में ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में काफी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने शिरकत करके शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मिलिटेंटों के हाथों शहीद किए गए कश्मीरी पंडितों की शहादत को सलाम पेश करते हुए इस आज़म का इआदा किया गया कि उन शहीदों को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब पर शहदा की तस्वीरों पर फूल निछावर किए गए। इस मौके पर माइग्रेंट बिरादरी की कई जानी मानी शख्सियात भी मौजूद रहीं। कश्मीरी पंडितों ने सरकार से ये मुतालबा किया कि वो कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी के लिए उठाए जा रहे इक़दामात को जल्द मंजर आम पर लाए। कश्मीर पंडित ऑलरेडी उस पर लेकिन अफसोस की बात है 30 साल गुजर गए, अभी तक भी इन शहीदों को, कातिलों को किस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। न उन्होंने इन शहीदों को, जो हालांकि आप भी जानते होंगे कि वो सब जानते हैं कि टेलीविज़न पर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने इसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, फ़ख्र से बोला, उसके बाद भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया सरकार ने कि वो निकालें कि क्यों इनको क्यों मार दिया गया और उनको क्यों सज़ा नहीं मिल गई, उन पर केस क्यों नहीं चलाया गया। ये बड़ी दुख की बात है। और इतना भी ज़रा दुख है कि 84 में सरदार सिख भाइयों का भी कत्लेआम हो गया है, लेकिन उनके फाइलें खोली गई जब हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए और हम कश्मीरी पंडितों को बोल दिया गया कि नहीं, टाइम बहुत गुजर गया है। मैंने बार बार अपील की, मैं होम मिनिस्टर साहब से तब भी जो थे, राजनाथ सिंह जी से, उनसे मिला, उनसे भी बात की। मैंने कहा आखिर कश्मीर पंडितों के वापसी कब, एक रोड मैप जो है वो कब बनाएंगे आप, कब आप इस चीज़ को सीरियस ले लेंगे। पर मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, उसके बावजूद भी अब जो आई है पिछले 6 साल से जो ये गवर्नमेंट है, मोदी साहब की गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ भी इस पर कोई, इसके बारे में कभी भी किसी भी जलसे में नहीं कहा कि भाई हम ये कश्मीर पंडितों को वापस लेने के लिए जो पिछले 30 साल से दरबदर है, और वो किसी पैन फंडामेंटल्स की वजह से वो पलायन कर गए, उनके शहीद हुए। 1541 आदमी हमारे शहीद हो गए किसी भी वजह से, चाहे उधर गोली से मरे, चाहे यहाँ पर मरे। पर
मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे समुदाय को क्या ये वोट बैंक पॉलिसी पर जिसका वोट बैंक होगा उसी को कर लेंगे। अभी आज 370 हटा या नहीं हटा, कश्मीर समुदाय के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम जैसे तब थे वैसे अब भी है। हम कंपोजिट कल्चर में रहने वाले हैं, हमें पता लगना चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। इस बीच दिल्ली के राजपथ नगर में कश्मीरी समिति ने 1991 में कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की बरसी को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया। कश्मीरी समिति दिल्ली के माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने कत्लेआम में मारे गए लोगों को याद करते हुए कहा कि कश्मीर हमारा होमलैंड है और हमें हर हाल में वहां वापस जाकर बसना होगा। बलिदान दिवस में संजय काचरू समेत बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। समिति के सदर सुमीर शंगू ने कहा कि 1991 में कश्मीर में हुए कत्लेआम को हम हर साल जंतर मंतर पर मनाते हैं, लेकिन इस बार ये प्रोग्राम लाजपत नगर में कश्मीरी समिति सदन में रखा गया है। हम पिछले 3 दहाइयों से माइग्रेंट का दर्द झेल रहे हैं। अब नई सरकार ने जो दफा 370 हटाने का तारीखी फैसला लिया है, इसके बाद हमें उम्मीद बंधी है कि सरकार जल्द ही हमें वहां बसाने की कोशिश करेगी। श्रद्धांजलि समारोह है 14 सितंबर बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कश्मीर समिति दिल्ली का अध्यक्ष होने के नाते ये 1991 से स्टार्ट हुआ है, जब कश्मीरी पंडित वहाँ पर से पलायन करके कश्मीर से दिल्ली आए। तो कश्मीर समिति दिल्ली ने बेड़ा उठाया, जितने भी वहाँ पर शहीद हुए कश्मीरी विस्थापित, उनके लिए हमने बलिदान दिवस के रूप में ये दिवस मनाया। ये हर 14 सितंबर को हर साल जंतर मंतर पे मनाया जाता है। बट आज हमने ये है कि आज हमारी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कि हमने आज यहाँ पर ये कार्यक्रम कश्मीर समिति दिल्ली में ही रखा है। जो कश्मीरी पंडित अपने ही घरों से निष्कासित हुआ है और 30 साल से विस्थापन की जिंदगी बिता रहा है, भारत सरकार से हमारी विनती है कि अब हमारे बारे में हमारी लीडरशिप से बात करें और सो दैट कि हमारे जो अपने रूट्स है वो हमें वापस मिले। वहीं बलिदान दिवस के मौके पर दिल्ली में बीके गंजू मेमोरियल पार्क में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 90 की दहाई में शहीद हुए कश्मीरी पंडितों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। इस तकरीब में बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना और संजय गंजू के अलावा दीगर कश्मीरी पंडित मौजूद थे। रविंदर रैना ने कहा कि टीका लाल टिप्लू ने मुल्क के परचम को बुलंद रखते हुए अपनी जान का नजराना दिया था। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित ही थे जो पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में खड़े रहे। रविंदर रैना ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी शहीद कश्मीरी पंडितों को हकीकी खराज अकीदत है। आज ही के दिन 1989 में कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर एडवोकेट टीकालाल टिप्लू साहब की पाकिस्तान के आतंकवादियों ने गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आज के दिन वो शहीद हुए थे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आज स्वर्गीय टीकालाल जी टिप्लू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे वीरों ने कुर्बानियां दी हैं देश के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, ताकि हमारा तिरंगा झंडा बुलंद रहे। स्वर्गीय टीकालाल जी टिप्लू एक स्वयंसेवक थे, देशभक्त थे। उन्होंने हमेशा देश के लिए तिरंगे झंडे को बुलंद रखा और लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। देखिए, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का वो भाग जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, वो पाकिस्तान को खाली करना पड़ेगा। इमरान खान की भभकियां देना बंद करे। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है वो भाग भी भारत का है। 89 से लेके 90 तक हजारों कश्मीरी पंडित जो शहीद हुए, सबसे एक निवेदन है कि सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हैं। उसमें एक जो हमारी श्रद्धांजलि है वो के नाम से ये तरफ से होगी। डीके गंजू मेमोरियल पार्क उनके पीछे श्रद्धांजलि करेंगे। 1990 में पीछे हमने कुछ दिए रखे हैं सबके लिए, वध किया था। अपनी तरफ से एक श्रद्धा का दिया और बना है बीके गंजू मेमोरियल पार्क, जो टेलीकॉम के एम्प्लॉइज थे। तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ही उनके नाम पे इसको एक मेमोरियल के नाम से घोषित कर दिया। 1989 और 90 तो एक इस्लामिक एक इस्लामिक अटैक था कश्मीरी पंडित के ऊपर, और वो एलिमिनेट करना चाहते थे उस माइनॉरिटी को जो हिंदुस्तान की बात करता था वहाँ पे। तो इसलिए रातों रात ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि एक तो हमारे हजारों लोगों को मारा गया, जो उसमें समाज के लिए काम करते थे उनको ज्यादा मारा गया, और जो देश के लिए काम करते थे उनको मारा गया। और उसके अलावा कई छोटे बच्चे, महिलाएं, उनका रेप हुआ, मारा गया।
और उसके अलावा हज़ारों लोगों की जो वहाँ पे प्रोटेस्ट निकलते थे कश्मीरी मुसलमानों के, उसमें भी वो नारे देते थे कि कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग जाए, अपनी महिलाओं को यहाँ छोड़े और खुद यहाँ से निकल जाए। आर्टिकल 370 एक कानून तो है जिसकी वजह से हमारे को 1999 से 90 का जो वो दौर था वो देखना पड़ा, की शहादत को, पर वो एक माइंड सेट भी था, वहाँ का एक माइंड सेट था कि जिसमें उनको लगता था कि हम अलग हैं, हमारे लिए स्पेशल प्रिविलेजेस हैं और इसलिए हम जो करें हमारे 100 खून माफ। तो इसलिए वो माइंड सेट बदल गया है, ऐसा हमारा मानना है। और इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसी व्यवस्थाएं क्रिएट हो जाएंगी, ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी कि हम जरूर वापस जाएंगे और हम जाना चाहते हैं। उसके लिए हम 30 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा सेटल होने में समय लगेगा, उनकी मानसिकता थोड़ी बदल जाए और जब सरकार हमारे लिए व्यवस्था करे जहां हम सुरक्षित रहेंगे तो हम जरूर जाएंगे और जाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने आज वादी कश्मीर में सियासी रसाई प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम में पंच, सरपंच, कॉरपोरेटर और सिविल सोसाइटी अरकान ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद सूरत हाल का जायजा लेना और उसे मामूल पर लाने की तरफ कोशिश करना है। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने श्रीनगर में डिप्टी सीएम की रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और हालात पर तबादुला ख्याल किया। पंचों और सरपंचों के मसाइल पर भी बात की गई। बीजेपी सियासी रसाई प्रोग्राम के जरिए दफा 370 और 35A की मनसूखी से होने वाले फायदों को भी उजागर करेगी। बीजेपी वफ्द कल शुमाली कश्मीर का दौरा करेगा। आज सरपंच, पंच, इलेक्टेड लोग, इंटेलेक्चुअल्स और पार्षद जिसको कारपोरेटर्स बोलते हैं, उन सब के साथ मीटिंग हुई है। तो एक बात गुजर बकरवाल उनके साथ भी मीटिंग हुई है। एक आवाज़ से ये बात सामने आई है कि जो निर्णय हुआ है 370 और 35A का, वो एक ऐतिहासिक निर्णय है और उसके साथ ये सब लोग सहमत हैं। मुल्क भर की तरह वादी कश्मीर में भी बीजेपी ने आज से सेवा सप्ताह यानी हफ्ता खिदमत मुहिम का आगाज किया। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना के हाथों इस मुहिम का इफ्तिताह हुआ। इस मुहिम के दौरान लोगों को पानी की बचत और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के ताल्लुक से शऊर बेदार किया जाएगा। इस जिम्न में कई पंचों और सरपंचों ने हलफ भी लिया। फौज अक्टूबर के पहले हफ्ते में भर्ती मुहिम शुरू करने जा रही है। इस मुहिम के जरिए 300 से ज्यादा नौजवानों को फौज में शामिल किया जाएगा। जीओसी कोर कमांडर मेजर जनरल KJS ढिलन ने श्रीनगर में इस बात की जानकारी दी। Lot of schemes. Army has taken the first initiative to follow up on what Governor Sahab has announced, and the first recruitment drive in Kashmir Valley with more than 3,000 vacancies for recruitment in the army, which is going to start. The first recruitment will start on 3rd and 4th of October in Jaklai Center. Prior to that, 15 days training would be imparted so that the boys can compete and get recruited. After that, in a phased manner, in the Jaklai, in the TA and other normal recruiting, till about next 3 to 4 months. 3,000 vacancies will be have already been created and allotted, which will be filled from the J&K. After that, we are again working on few more vacancies, few more thousands of vacancies, which will come in times to come in next 6 to 8 months. And details of all these recruitment rallies, the locations, they are happening in Baramulla, they are happening in Srinagar and other places. Details will be shared with you in a few days by Commandant Jammu Kashmir Light Infantry Regimental Center, by the TA Group Commander, as also the ARO Srinagar/Jammu. गुरेज से ताल्लुक रखने वाले 26 बच्चों का ग्रुप टूर से वापस हो गया है। फौज की निगरानी में 10 रोजा टूर के दौरान तलबा ने दिल्ली, जयपुर, अजमेर का दौरा किया। इस मौके पर तलबा ने कहा कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत अच्छा लगा। जयपुर और अजमेर, दिल्ली हमें बहुत मज़ा आया। वहाँ घूमे, बहुत अच्छा लगा। हमें बोल रहे ये मौका हमें फिर से मिले कि हम यहाँ घूमे। फिर से मेरा मन नहीं कर रहा था वापस आने का। मैं बोल रही थी मैं क्या वहीं रह जाऊँ। To expose the children of the valley to the development in technological, industrial and other affairs in the outside areas, the tour from the Gurez Valley, the young children, the boys and the girls were taken for a tour. They went to Delhi, they went to Ajmer Sharif, they went to Jaipur, and they had experience of travelling by air.
by a double-decker air-conditioned bus, the metro, and they also had an occasion. इस बीच पुंछ में गोलाबारी के दौरान कई स्कूली बच्चे फंस गए थे। बाद में फौज ने इन बच्चों को बहिफाजत निकाला। वाज़ेह रही कि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल फायरबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है और बच्चों में खौफ व हिरास है, लेकिन फौज के इस कदम से बच्चे काफी खुश हैं। करगिल में हिंदी दिवस की मुनासिबत से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। नेहरू युवा केंद्र की जानिब से मुंशी हबीबुल्लाह स्कूल के इश्तराक से मुनाकिदा प्रोग्राम में तलबा और नौजवानों ने शिरकत की। स्कूल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एजाज हुसैन मुंशी ने कहा कि नौजवान अपनी सलाहियतों को पहचानें और उसको सही समत दें। केंद्र की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि NYK करगिल के दूर दराज मकामात पर नौजवानों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम